दिल्ली सल्तनत, जहां हर दिन साजिशें और सत्ता का खेल चलता था। 1290 जब खिलजी वंश ने सत्ता छीन ली और एक नई ताकत ने दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया, जहां एक नरम दिल सुल्तान ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया और फिर उसी के अपने ने किया सबसे बड़ा धोखा। इसके बाद शुरू हुआ एक ऐसा राज जो सिर्फ ताकत और नियंत्रण पर टिका था। उत्तर से दक्षिण तक फैल गई उसकी शक्ति, लेकिन हर ताकत अपने साथ लाती है पतन और आखिरकार ये वंश भी खत्म हो गया। लेकिन कैसे इतना ताकतवर खिलजी वंश इतनी जल्दी खत्म हो गया? दिल्ली सल्तनत उसमें एक ऐसा दौर था जो सिर्फ 30 साल चला, लेकिन इन 30 सालों ने हिंदुस्तान का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। जी हां, ये कहानी है खिलजी वंश की। तो सवाल यही है, आखिर कैसे एक परिवार ने, जिसे सब बाहरी समझते थे, सिर्फ 30 साल के अंदर अंदर एक इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया और फिर उतनी ही तेजी से सब खत्म भी हो गया? चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। एक तरफ मामलुक वंश, जिन्होंने करीब 90 साल राज किया, दूसरी तरफ तुगलक 100 साल से भी ज्यादा, और इनके ठीक बीच में खिलजी सिर्फ 30 साल। सोचिए, बस एक पीढ़ी का वक्त, लेकिन इसका असर सदियों तक महसूस किया गया। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं सिंहासन पर कब्जे के साथ। इसे सिर्फ कब्जा नहीं बल्कि खिलजी क्रांति कहा जाता है। और क्यों? क्योंकि ये दिल्ली के जमे जमाए तुर्क अमीरों के लिए एक जबरदस्त झटके जैसा था। हाँ, तो ये खिलजी थे कौन आखिर? देखिए, थे तो ये भी तुर्की, लेकिन काफी वक्त से अफगानिस्तान में बसे थे, तो जाहिर है उनके रहन सहन, तौर तरीकों पर अफगानी असर आ गया था। और इसी वजह से दिल्ली के जो प्योर तुर्क थे ना, वो इन्हें बाहरी समझते थे। अपने बराबर का तो बिल्कुल नहीं, बल्कि थोड़ा नीची नज़र से देखते थे। और इस क्रांति का चेहरा थे जलालुद्दीन खिलजी। वो एक बहुत ही तजुर्बेकार कमांडर थे, जो मामलुक वंश के लिए काम करते करते काफ़ी ऊंचे पद तक पहुंच गए थे। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि मामलुक वंश कमज़ोर पड़ रहा है, बस मौके पर चौका मार दिया। 1290 में दिल्ली की गद्दी हथिया ली। ये एक ऐसा पावर शिफ्ट था जिसने पुराने सारे समीकरण, सारे नियम सब तोड़-फोड़ दिए। तो जलालुद्दीन सुल्तान तो बन गए, लेकिन उनका राज कैसा था और क्यों उनका अंत इतना भयानक, इतना हिंसक हुआ? चलिए आगे देखते हैं। देखिए, जलालुद्दीन को इतिहास एक नरम दिल सुल्तान के तौर पर याद करता है। मतलब वो तानाशाही तो चलाते थे, लेकिन उसमें थोड़ी उदारता थी, और ये चीज़ उनके अपने भतीजे अलाउद्दीन से बिल्कुल उल्टी थी। अलाउद्दीन की रगों में तो सिर्फ क्रूरता और साम्राज्यवाद दौड़ता था। कह सकते हैं कि चाचा और भतीजे में जमीन आसमान का फर्क था। और उनके इस नर्म स्वभाव का एक बहुत बड़ा सबूत मिलता है रणथंबोर में। 1291 की बात है, घेराबंदी चल रही थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके बहुत सारे सिपाही मारे जा रहे हैं, तो पता उन्होंने क्या किया? उन्होंने घेराबंदी ही छोड़ दी, ये कहते हुए कि मैं ऐसे 10 किलो को एक मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता। सोचिए, उस जमाने में किसी सुल्तान का ऐसा कहना, ये कोई मामूली बात नहीं थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनकी यही नरमी, यही उदारता उनकी मौत की वजह बन गई। साल था 1296। उनके प्यारे भतीजे अलाउद्दीन ने उन्हें धोखे से कड़ा मानिकपुर बुलाया। चाचा भरोसे में आ गए और जैसे ही वो नाव से उतरे, अलाउद्दीन ने उनकी बेरहमी से हत्या करवा दी। और बस इस एक धोखे और हत्या के साथ ही दिल्ली सल्तनत में एक नए और कहीं ज्यादा खूंखार दौर की शुरुआत हुई। ये दौर था अलाउद्दीन खिलजी का, इस खानदान का सबसे ताकतवर और शायद सबसे बदनाम सुल्तान। अलाउद्दीन के गद्दी पर बैठते ही जंग का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो रुका ही नहीं। उसने एक बहुत ही अग्रेसिव पॉलिसी अपनाई। गुजरात हो, रणथंभौर हो या फिर दक्षिण भारत, उसकी फौजें एक के बाद एक इलाके रौंदती हुई आगे बढ़ती रहीं। और इसी गुजरात अभियान में अलाउद्दीन के हाथ एक ऐसा हीरा लगा जो आगे चलकर उसके साम्राज्य का सबसे बड़ा हथियार बना। नाम था मलिक काफूर। उसे एक गुलाम के तौर पर 1000 दीनार में खरीदा गया था, इसीलिए इतिहास उसे 1000 दीनारी के नाम से भी जानता है। लेकिन अलाउद्दीन की जीत की कहानियों के साथ साथ क्रूरता के किस्से भी जुड़े हैं। 1301 में जब रणथंबोर का किला हारा, तो वहां की राजपूत औरतों ने अपनी आबरू बचाने के लिए जौहर कर लिया। मतलब सब ने एक साथ आग में कूदकर अपनी जान दे दी। कहते हैं ये राजस्थान के इतिहास का पहला दर्ज किया गया जौहर था। लेकिन अलाउद्दीन की कहानी
सिर्फ जंग और जीत की नहीं है। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं था, उसने अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए कुछ ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए जो उस वक्त के हिसाब से बहुत ही क्रांतिकारी और हाँ, बहुत ही ज्यादा सख्त थे। उसने कंट्रोल का एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसके 4 मेन पिलर थे। पहला, मार्केट कंट्रोल, मतलब हर चीज का दाम फिक्स, सुई से लेकर घोड़े तक। दूसरा, एक जबरदस्त जासूसी नेटवर्क ताकि कोई नियम न तोड़े। तीसरा, सेना में घोड़ों को दागने का सिस्टम, जिसे दाग कहते थे, ताकि कोई घपला ना हो। और चौथा, हर सैनिक का हुलिया दर्ज करने का सिस्टम, यानी चेहरा, मतलब सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल का ऐसा लेवल जो पहले किसी ने नहीं देखा था। अब आप सोचिए, इतनी बड़ी सेना, इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन, पैसा कहां से आएगा? जाहिर है किसानों से। अलाउद्दीन ने जमीन पर लगने वाला टैक्स यानी भू राजस्व सीधा सीधा 50% कर दिया। मतलब किसान जो भी उगाएगा उसका आधा हिस्सा सुल्तान का। ये एक बहुत ही कठोर कदम था। पर हाँ, ये भी सच है कि अपनी सारी क्रूरता के बावजूद अलाउद्दीन ने दिल्ली को कुछ शानदार इमारतें भी दीं, जैसे सिरी का किला, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में बना खूबसूरत अलाई दरवाजा, और हाँ, एक अधूरा सपना, अलाई मीनार। अगर ये पूरी बनती तो कुतुब मीनार से भी डबल ऊंची होती। ये इमारतें आज भी उसकी जबरदस्त महत्वाकांक्षा की गवाही देती हैं। तो अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर। सवाल यह है कि लोहे की मुट्ठी से बनाया गया ये इतना मजबूत साम्राज्य अलाउद्दीन की मौत के बाद ताश के पत्तों की तरह कैसे बिखर गया? हुआ ये कि 1316 में अलाउद्दीन की मौत हो गई। उसके बाद गद्दी पर बैठा उसका बेटा मुबारक शाह, और उसने आते ही अपने बाप के बनाए सारे सख्त कानून पलट दिए। कैदियों को छोड़ दिया, टैक्स कम कर दिए। लोगों को लगा कि चलो अब जाकर राहत की सांस मिलेगी। लेकिन सत्ता का नशा ही कुछ ऐसा होता है। मुबारक शाह बहुत जल्द ही ऐशो आराम और रंग रैलियों में डूब गया। हिस्टोरियंस तो यहाँ तक लिखते हैं कि उसका बर्ताव बहुत ही अजीब हो गया था। कभी वो दरबार में औरतों के कपड़े पहनकर आ जाता, तो कभी बिना कपड़ों के ही दौड़ने लगता। सोचिए दरबार की क्या हालत हुई होगी। सारा अनुशासन, सारी इज्जत खत्म हो गई। और इस कहानी का अंत भी एक धोखे से ही हुआ। मुबारक शाह ने खुसरो खान नाम के अपने एक प्रेमी को अपना वजीर यानी प्राइम मिनिस्टर बना दिया, और फिर 1320 में उसी खुसरो खान ने मुबारक शाह की हत्या कर दी, और इसी के साथ खिलजी वंश का नामो निशान हमेशा के लिए मिट गया। तो जिस खिलजी वंश की शुरुआत एक खूनी तख्ता पलट से हुई थी, उसका अंत भी एक हत्या और धोखे के साथ हुआ। पूरे 30 साल का सफर खून से शुरू, खून पर खत्म। तो आखिर में ये सवाल तो बनता ही है, क्या खिलजियों की बर्बादी की वजह उनकी अपनी ही क्रूरता थी? क्या सत्ता पाने के उनके हिंसक तरीकों में ही उनके खात्मे के बीज छुपे हुए थे? क्या ये तय था कि जो साम्राज्य तलवार के दम पर खड़ा होगा उसका अंत भी तलवार से ही होगा?